बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी गहमा गहमी है और मिनी बजट के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं वो बहुत अहम हैं। सलामती जो बनी है पॉलिसी, उसके हवाले से भी आज सेनेट के अंदर बहुत एतराज़ हुआ था। मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, कल रज़ा रब्बानी साहब, सब ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। लेकिन इस वक्त जो मिनी बजट है उसके ऊपर बहस जो है वो चल रही है। दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की कोशिश है कि ये मुस्तरद हो, हुकूमत की कोशिश है कि ये मंजूर हो, जो कि कवी इम्कान है कि मंजूर होगा, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद हुकूमत ने अपना कोरम भी पूरा किया है। और जाहिर है कि इस बिल का पास होना, फाइनेंस बिल का पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, अहम भी है। $1 बिलियन भी पाकिस्तान को चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है उसको कंट्रोल किया जा सके और इकॉनमी जो है उसको बेहतर किया जा सके। दूसरी जानिब अपोजिशन ने बहुत एतराज़ किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट बैंक से मुतालिक कानून साजी हुई है उससे स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है वो IMF के हाथ चली गई है, गिरवी रख दी गई है। और इसी तरह से जो मिनी बजट है ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन होगा आवाम के लिए, लिहाजा इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन किस तरह रोकेगी ये तो ज़ाहिर है कि बहुत अहम सवाल है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये बातें हो रही हैं, कॉल्स आएंगी नहीं आएंगी, ये सारे मामलात इस वक्त अपोजिशन के ज़ेर गौर है, जहाँ पे आज भी पार्लियामेंट के अंदर उनका इजलास हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो कवी इम्कान के साथ है। इत्तेहादियों ने भी ये कह दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का भी स्टेटमेंट आ गया कि वो इस बजट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, अपने इत्तेहादियों का साथ देंगे। आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, एक झलक दिखाना चाहती हूँ कि अपोजिशन के क्या कंसर्न्स हैं, उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं और हुकूमती जानिब से क्या कहा जा रहा है, ज़रा सुनिएगा। अगर कोई मनी बिल आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है उनकी दुखों में इजाफा करने के लिए, तो मैं समझता हूं हम जितने यहां मेंबरान असेंबली बैठे हैं, खाई डिवाइड की उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, हमें उसे रेजिस्ट करना चाहिए और हुकूमत वक्त को बाज रखना चाहिए। हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। इसके बाद आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है। एटमी असासे हैं, खुदा ना खास्ता उन पर कोई ज़रब आ सकती है। क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय था, है और रहेगा। एक तरह से आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो आपकी मईशत है, जो आपकी खुद मुख्तारी है, उसको सरेंडर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का भी बात की, प्रोग्राम की भी बात की कि उसके ऊपर भी आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। इसके भी खदशात उन्होंने उनका भी इजहार किया। दूसरी जानिब जो मिनी बजट है वो पेट्रोल और बिजली के महंगा होने का भी उसके अंदर शामिल है। इसके अलावा तकरीबन कोई 1700 से ज़ायद अशिया पर टैक्सेस जो हैं उनके बढ़ने का इम्कान है, जो कि अखबारी इत्तलात हैं। इसके बाद जाहिर है कि महंगाई का तूफ़ान होगा। हुकूमत अपोजिशन इसको कैश करा सकती है कि नहीं करा सकती, ये देखना बहुत अहम होगा। इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि हुकूमत ने जनाब नवाज शरीफ को लाने के लिए, वापस लाने के लिए भी इक़दामात करने शुरू कर दिए। और परसों जो काबीना का इजलास हुआ उसमें भी उन्होंने बरतानिया के साथ जो मुलजिमों के तबादले का मुआहदा होता है उसके ऊपर भी बात की। फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया। और कल एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है हुकूमत ने कि शहबाज शरीफ साहब जो कि जामिन हैं नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के, उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो फैसला किया जाए और अदालत में जाया जाए। क्या हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला पाएगी, नहीं ला पाएगी? डील की खबरों में भी तेज़ी आती चली जा रही है। और क्या अपोजिशन से भी पूछेंगे कि अगर राब्ते हो रहे हैं तो आप भी ज़रा बताएं कि किससे राब्ते हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। और आपने तो कहा था कि हम आवाम को जो है वो इस दफ़ा बताएंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब लालचंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली है, सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और इसके साथ साथ साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ है जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तर्जुमानों में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं लालचंद साहब आपसे
ही आगाज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा है कि आपने इस बजट को पास करना है। क्या आपकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ आज या कल, और क्या हुकूमत ने अपने MNAs को बताया है कि इस बजट में क्या है जो कि 350 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो कि लागू किए जाएंगे? इस बारे में कोई बात हुई है? अच्छा, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि कोई नया टैक्स आयद किया जा रहा है इस जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें। आज भी ये मामला जो है वो उठाया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से, और वो था इकोनॉमी के बारे में। तो हम समझते हैं कि इकोनॉमी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस मौजूदा हुकूमत का वो किरदार नहीं है जिस तरह उसको मोरोज़ इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये वही आफ्टर इफ़ेक्ट्स है जो इकोनॉमी मौजूदा हुकूमत को मिली। जहाँ तक जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इस सिलसिले में एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि नए कोई टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, ऐसा ही आपने कहा है? जी बिल्कुल, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो ये जो 1700 से ज़ायद अशिया पर पहले टैक्स से मुस्तस्ना थे, जब अब वो ख़त्म कर दिया जाएगा इस्तिस्ना, तो क्या होगा? इस्तिस्ना ख़त्म करना अलग बात है, और वो भी उन आइटम्स पे जो लग्जरी आइटम्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, और इंपोर्ट को भी रोकना जो है या कम करना जो है ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपका बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इंपोर्ट्स क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसकी वजह से आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। जो नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ों पे टैक्स का इस्तेमाल खत्म होगा, जो लग्जरी चीज़ें हैं, इसमें आम शहरी की ज़िंदगी पे लालचंद साहब, आई एम सॉरी, आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो लग्जरी चीज़ें हैं जिसमें डायपर्स भी हैं, जिसमें कि एक तो ये बिजली के नर्ख भी में भी इजाफा होगा, इसके साथ साथ आपके पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा दुनिया भर के अंदर, ये आप कह रही हैं वो भी है। और इसके साथ साथ पूरी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, अगर आप कहें तो मैं सुनवा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स लिस्ट होगी, लेकिन जब तक ये दो चीज़ें हुई ना, एक तो ये कि कल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होगा, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस भी करेंगे, चेयर भी करेंगे, और सब MNAs को एतमाद मिलेंगे। आफ्टर ऑल ये फैसला पार्लियामेंट को करना है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूद है उसमें हम ये ले जाएंगे, लेकिन ये जरूरी बजट ले जाएंगे। नहीं, ये ज़रूरी हम ही नहीं, ये तो अपोजिशन कहती रही है ना कि आप IMF के पास जाएं। ये कहते थे कि हमने आपको बेहतरीन इकोनॉमी दे के जा रहे हैं, और जैसे ही हम आए तो उन्होंने हमें खुद कहना शुरू कर दिया कि अब आप IMF के पास जाएं। इसका मकसद ये था कि बड़ी वीक सूरत हाल में ये वो दे गए। अब हम जब गए हैं तो ये उसका जो है उसको अपोज कर रहे हैं फॉर देयर ओनली पॉलिटिकल रीजंस। जाना ज़रूरी है, और ये खुद समझते हैं कि जाना ज़रूरी है, सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर इनको अपोज नहीं करना चाहिए। अच्छा कुंडी साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ, क्योंकि आज ख्वाजा साहब ने जो बात की है, डॉक्टर साहब, वो तो बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि आपके जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ या सरेंडर करने की बात है, खुद मुख्तारी को भी उन्होंने कहा चैलेंज किया जा सकता है। तो ये तो बड़ी संगीन बातें हैं। क्या अपोजिशन ये रियलाइज़ कर रही है, और अगर कर रही है तो उसकी वजूहात क्या है? मिनी बजट के आने से ऐसा क्या होगा कि आपको अपना सरेंडर करना पड़ सकता है सब कुछ, स्टेट बैंक के कानून साजी के अलावा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई इन्हें ये नहीं कह रहा कि आप IMF के पास ना जाएं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप IMF के पास जाएं तो आप पाकिस्तानी जो गरीब लोग हैं उनका हक जो है उसके लिए लड़ाई करें, और जो निगोशिएशन करें उसमें उनकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, और भरपूर अंदाज में सुनाई देनी चाहिए। हम इनसे ये कह रहे हैं कि IMF की ऐसी निगोशिएशन ना करें कि IMF की टेबल के एक तरफ भी IMF बैठी हो और IMF की टेबल के दूसरी तरफ भी IMF बैठी हो। सही। एक साहब बहादुर जो हैं वो वाशिंगटन में बैठे हैं, एक साहब बहादुर जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। ठीक। दोनों का मकसद एक ही है, और वो है IMF। तो वो जो अवाम की नुमाइंदगी करनी है भाई, वो कौन करेगा? पिछली दफा जब IMF के साथ इनकी निगोशिएशन हुई तो इन्होंने अपने सेक्रेटरी खजाना, जो मेरे ख्याल में उस वक्त दागा साहब थे, उनको बाहर निकाल दिया निगोशिएशन से, क्योंकि वो अवाम का मुकदमा जो है आगे बढ़ा रहे थे। तो वजीर आजम के दफ्तर से फोन आया कि इसको बाहर निकाल दो, और एक दिन पहले आए हुए IMF के जो साहब बहादुर, जो अब स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनको बोलो कि वो बैठ के निगोशिएट करें। कमाल हो गई साहब, दोनों तरफ IMF बैठी हुई है। ये हम मना कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक जो है हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में रहे, मातहत वो वाशिंगटन DC के ना हो। ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो आप कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें स्टेट बैंक जवाब दे नहीं रहेगा, ना हुकूमत को जवाब दे होगा, ना आप उसको अदालत में जाके चैलेंज कर सकेंगे।
यानी कमाल है। नहीं, वो मगर कौन डॉक्टर सा साहब ये तो इदारा है प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान आज का? भी कहा कि ये सब तो अपोजिशन की वजह से हुआ ना, इतने कर्जे अपोजिशन ने ले लिए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भी इस मसले के अंदर फंस गए हैं, वरना कौन सी हुकूमत चाहती है कि वो इतने कर्जे भी ले ले और सरेंडर भी करे खुद मुख्तारी। जिस दिन हुकूमत गई थी PMLN की, उस दिन इस मुल्क पे 25,000 अरब का कर्जा था और वजीर आजम साहब ये मुसलसल कह रहे हैं कि हमने कर्जे लिए हैं कर्जे वापस करने के लिए। अगर कर्जे लिए हैं वापस करने के लिए तो फिर कर्जों का हुजूम तो कम हो जाना चाहिए। आज कितना है हजम सर? 25,000 जी, आज 39,000 यानी तकरीबन 40,000 अरब, 25,000 से 39,000 अरब तक का कर्जा बढ़ चुका है। तो आपने वापस क्या किया? यानी जितना कर्जा हमने 5 साल में लिया उतना कर्जा इस हुकूमत ने पहले 26 महीने या 28 महीने में लिया और अब उससे ज्यादा ले चुके हैं। तो ये कैसी एक अजीब बात है कि आप कर्जा लेते हैं वापस करने को, लेकिन हजम उसका बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, हमने तो कर्जा लिया तो हमने 11,000 मेगावाट या 12,000 मेगावाट अच्छा मैं कुंडी साहब सर मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगी। कुंडी साहब, अब ये आज शहरी दूसरी मैं आखिरी बात एक करना चाहता हूँ, एक सेकंड लूँ। जी जी, देखिए इस वक्त जो बजट के लेकर आ रहे हैं ना, वो ऐसा ही है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर। अगर ये खा लें तो भी मर जाएं और अगर ये छोड़ दें तब भी मर जाएं। अगर ये छोड़ देंगे तो IMF का प्रोग्राम इनके हाथ से निकल जाएगा, जिसमें ये बिल्कुल मुलाजमत कर रहे हैं, बिजली का बोझ, गैस तो का बोझ, अपोजिशन के लिए ये विन विन सिचुएशन है, इसलिए अपोजिशन हाथ पे हाथ धर के बैठी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन के लिए ये सिचुएशन बहुत कर्ब वाली सिचुएशन है, बिकॉज ये जो 1,700 चीजों के ऊपर से ड्यूटी लगाएंगे या जो पहले सस्ना दिया हुआ था उसको खत्म करेंगे, उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा। आप 30-35 हजार रुपए कमाने वाले शख्स का बजट तो बना नहीं सकती जब उसकी बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी, गैस की कीमत भी बढ़ जाएगी। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे डेरे लगाते इस्लामाबाद के अंदर, अपोजिशन को इकट्ठा करते, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो कोई इसके अंदर हिलजुल होती। हमने तो कोई ऐसी हिलजुल नहीं देखी, माजरत के साथ ना ही शहबाज साहब हमें नजर आया। जी, हमने तो हिलजुल देखी है, यकीनी तौर पे आपने नहीं देखी होगी, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। तमाम ऑपोजिशन के रहनुमाओं से गुफ्तगू भी जारी है, पार्टी के अंदर भी गुफ्तगू जारी है, हर पार्टी जो है वो मुतहर्रिक भी है। हाँ, लेकिन जिस तरह धौंस धांधली से जॉइंट सेशंस में बिल मंजूर करवाए जाते हैं, अगर उस तरीके से सिर्फ नंबर्स गेम के जरिए ये बिल मंजूर करेंगे और गरीब आदमी की गर्दन काट देंगे तो गरीब आदमी का जनाजा सड़क पे कुंडी साहब ये गरीब आदमी के जनाजे का मतलब होता है हुकूमत का जनाजा। ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि हिलजुल है, मुलाकातें हो रही हैं, आज भी अपोजिशन का इजलास हुआ है, कमेटियों का, जो स्टीयरिंग कमेटियां भी वैसे भी, तो इरादे क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुस्तफा मलिक साहब ने बात की, अपोजिशन की जमातों का पार्लियामेंट के अंदर इजलास हुआ भी है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस जो मिनी बजट जो इस मुल्क पे जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं, और मेरे भाई ने भी बात की कि कोई ऐसे टैक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो पता चल जाएगा जब आ जाएगा। और जिस तरीके से महंगाई की तरफ हम जा रहे हैं, आप देखें बिजली आज दोबारा उन्होंने जो है महंगी कर दी है, सिफारिश कर दी, जो भी है तकरीबन 4-4.5 रुपए। ठीक है, और मिनी बजट के अलावा जो महंगाई बिजली और गैस और पेट्रोलियम की और रोज़मर्रा की अशिया की बजट के अलावा जो महंगाई होती जा रही है, वो तो 3 महीनों में नहीं हो रही, तो महीने और 15 दिन के बेसिस पे हो रही है। और ये जो है अब ये कह रहे हैं कि जी हमने ये बजट जो है वो पास कराना है हर सूरत में, और इन्होंने करना है। आप खुद देखें कि अब PTI की जो हमारे आते हैं कोलीग्स, वो कहते हैं ये गवर्नर पंजाब का ज़ाती, वो किसी को डिफेंड नहीं करते। वो कहते हैं गवर्नर पंजाब से पूछें, उसका अपना स्टेटमेंट। खुद कह रहे हैं कि जी पूरा मुल्क इन्होंने गिरवी रख दिया है। आपके अपने नुमाइंदा, आपके अपने जो है वो जो फेस है PTI का, जिसको अपने गवर्नर पंजाब बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने मुल्क को जो है गिरवी रख दी है। आप अब इस मुल्क पे इतने टैक्सेस, इतनी चीज़ें, मतलब है क्या। और फिर शॉर्टकट बात ये जी, वो इन्होंने कर्जा लिया था। आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले 8 साल से, और आप कह रहे हैं कि मुझसे पहले 8 साल पहले जो यहाँ पर एंकर थी उन्होंने अच्छा प्रोग्राम नहीं किया, इसलिए मैं 8 साल से मेरा प्रोग्राम जो है वो सही नहीं चल रहा। तो भाई आपने तो सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 साल गुजर गए हैं, आप यहाँ पर आपने 3.5 साल गुजार लिए हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो भी इलेक्शन हुआ है, बल्कि आपने एक वाहिद सीट भी अपनी वो तो देखें, आप ये चीजें तो वहाँ तो लोगों ने अपना, कल आपने देखा है कि जिस तरह से लोगों ने एहतजाज किया है, औरतों ने बुर्के पहने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो देखें हमेशा हम चांद पहले देखते हैं, आपको पता है ना, हमारी ईद पहले होती है, रमजान का महीना पहले होता है। खैबर पख्तूनख्वा ने लोगों ने तब्दीली का चांद देख लिया। JUIF का है। देखें
अपोजिशन JUIF का चांद देखिए, है। मैं ये एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है। अच्छा। उसमें ये है कि हाँ, फर्स्ट फेज में JUIF ने सीटें जीती हैं, वो ठीक। फर्स्ट नंबर पार्टी है। हाँ। सेकंड फेज अभी होना है, जो इजला है। लेकिन उसमें यह है कि लोगों ने नए पाकिस्तान को और महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लोग जब ये लोग बैसाखियों के बगैर, सपोर्ट के बगैर, RTS और EVM के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको लोग रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, अब वो इल्ज़ामात किस पे, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने टिकटों की तकसीम गलत की है। जो गवर्नर, जो स्पीकर कौमी असम्बली, जो डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली और वज़रा अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को नहीं बचा सके, वो कैसे वर्क को भेजेंगे। फिर इमरान खान साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करके पेशावर गए, उन्हें तमाम कैंडिडेट के साथ मीटिंग की, और वो इतने ही अक्लमंद हैं कि उनको ये पता नहीं है कि कैंडिडेट है कौन। नहीं, सेकंड फेज का इलेक्शन तो भी हो जाएगा, वैसे वो कह रहे हैं मार्च में करवाने की इस्तदा कर रहे देखिए, हैं। पहले तो इन्होंने जनवरी में, पहले शेड्यूल आ गया था कि जनवरी में होगा। इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और 1 महीना 2 और टाइम दें, हुकूमत ने कहा कि ताकि हम पूरी तैयारी कर लें। लेकिन इससे ज्यादा इनका रिजल्ट बुरा आने वाला है इसमें। और आप देखें कि इलेक्शन होंगे वैसे, क्योंकि उस दिन खादी साहब ने कहा कि शायद नहीं होंगे। देखें, ये तो राय फरार इख्तियार करना चाहिए, इन्होंने पहले भी कहा ना हो, ये हाई कोर्ट में भी गए, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इलेक्शन मुलतवी करना चाहिए। इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने करा है, हुकूमत ने तो नहीं करा है। उसके बाद जो है, अब ये पहले उन्होंने जनवरी में कहा था, अब ये मार्च में ले गए हैं, मार्च में फिर कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। कुडी साहब, मजबूरी तो है ना, अब कौन सी हुकूमत है जो चाहेगी कि लोग इस तरह से उनको रिएक्ट करें, वो पब्लिक में जाने जोगे ना हो। कम से कम देखें, आप हमेशा कहते थे कि अर्बन एरिया में PTI है, हाँ। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि जी अर्बन है, पढ़े लिखे हैं। आज अर्बन एरिया में इनको जो मार पड़ी है, सबने देखिए। अब इल्जामात क्या है कि टिकटें बेची गई हैं। अब आप देखें ना, KP में क्या हो रहा है, पेशावर में गवर्नर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी पार्टी के लगा रहे हैं, अपोजिशन नहीं लगा रही, अपने वजीर के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी चेंज कर ली है, हमने वो तमाम बोर्ड्स तोड़ दिए हैं, फिर जो कमेटी बनाई वही लोग आ गए। अब इनके जो किधर गए, इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन कराएंगे। आज मुझे इन्होंने सिलेक्शन कर दिया तमाम चारों सूबों में अपने, और साउथ पंजाब में अपने नॉमिनी बिठा दिए। अब ये लालचंद साहब, जो आप कहते थे करप्शन का खात्मा करेंगे, आपकी अपनी जमात से करप्शन की बातें हो रही हैं। नूर आलम खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि जितनी करप्शन इस वक्त KP के अंदर है, लोग जो है वो चीख रहे हैं। इसी तरह से आपके अपने MNAs जो है, अगर दबाव ना हो, वैसे कहते कॉलें अगर ना गई तो शायद लोग अपना जो गुस्सा है वो इस बजट के ज़रिए से निकाल सके। इसके इम्कानात भी मौजूद हैं क्या? देखिए, पहले तो आप मेरे दोनों भाई हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे जो तालिबान का जो आना अफ़गानिस्तान में और जियो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुई, उस पर JUI को KPK में फ़ायदा हुआ है, और कुछ हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से फायदा हुआ है। लेकिन तालिबान के आने का कैसे फायदा हुआ सर? सुने, रिलीजियस एलिमेंट्स आते हैं, आप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अच्छा, उसके बाद हमारी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद ये तो दोनों पार्टीज फारिग हो गई। ये तो कम से कम कबूल करें कि हमारा तो कई लोग हमें कबूल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो आपका सवाल, यानी JUIF को कबूल किया है मगर इन दोनों जमातों को नहीं। अभी दूसरे फेज में कह रहे हैं कि नून का शायद वहाँ पे पीपल्स पार्टी का, दोनों का असर रसूख है। जहाँ तक आपने देखे, हमें अपने, आप करप्शन की बात की, तो हमें अपने जो उसूल सेट करने होंगे, हाई मोरल स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। कम से कम इमरान खान आज तक करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। अगर आप एक जो चोरी का जिस पे इल्ज़ाम हो, जिस पे अरबों रुपए चोरी का इल्ज़ाम हो, वो एक घंटा बैठ के TV पे लाइव जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें ये उसूल तब्दील करने पड़ेंगे। अच्छा खान साहब, बिल्कुल वो उनकी दयानतदार आदमी, अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी। लेकिन क्या वो काबीना में जो लोग बैठे हुए माफियाज, उनके खिलाफ भी लड़ते हैं? काबीना में ही कम से कम उनको रेजिस्ट करें कि आपने चीनी क्यों महंगी करवाई, आप अपनी वजारतें छोड़ें, कोई बाकी जो गैस नहीं मिल रही, कोई हमाद अजहर साहब को टफ टाइम दे दें, कोई ऐसी बात भी सुनने में आई? देखिए, एग्जैक्टली देखें, ये भी पहली दफ़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि हमने हाई मोरल स्टैंडर्ड सेट किए हैं। अगर जहांगीर तरीन पे भी अगर इल्ज़ाम आया, वो ही वॉज द बेस्ट बडी ऑफ इमरान खान, उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज हुई, वो कोर्ट में हैं। और जिसके खिलाफ भी अगर कोई स्कैंडल आया है तो उसके खिलाफ इंक्वायरीज हुई हैं। ये नहीं हुआ है कि खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ नहीं हुई है, ये नहीं, तो उनके खिलाफ इल्ज़ाम नहीं होगा ना। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी उनके खिलाफ भी हुई, इंक्वायरी उनके खिलाफ। ये नहीं होगा, ये नहीं कहते हम आके खड़े होके कि जो ना
अपना मियाँ साहब आप बैठ जाएं बड़े आज मजे भी से, सर किसी ने मियाँ साहब बड़े मजे दरख्वास्त से दी बैठ है जाएं, कि लोग कम से कम भूल उसको जाएंगे speed up 4 कर एवन दें। फील्ड के जो फ्लैट निकले उसका खैर है, पनामा जो आया उसका खैर है, आप सुकून से बैठ जाएं। तो हम ऐसा नहीं कहते, हम उसको इंक्वायर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसको मंतकी इंजाम तक सर पहुंचाएंगे। आपकी जमात में और जिस तरह से- सिवाय अलीम जिस खान तरह साहब से- के कोई भी नहीं जेल में गया, बाकी सब बाहर देखें, बैठे हुए हैं। परवेज खटक तो साहब का बाकी तो नैब opposition चेयरमैन ने में खुद से कौन कहा गया है? कि वो उनकी तबीयत ऐसी है कि बेचारे इतने कमजोर है कि मैं उनको अगर करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, इस तरह की बात उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो फिर क्यों उन सबको अंदर होना चाहिए था सर? देखिए, जो भी चोर है हाँ। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसको अंदर होना चाहिए, और पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि जिन लोगों पे एक तो बात पूरा मुल्क कहता है, आप गली कोचे में कहीं चले जाएं, किसी से भी पूछे कि मुल्क में करप्शन हुई कि नहीं हुई, वो कहेगा कि हुई। कितनी हुई? बहुत ज्यादा हुई। किसने की? किसी ने तो की है ना। ये तो दोनों पार्टियां रही है ना सर इक़्तिदार अब में। तो लोग महंगाई को रो रहे हैं, अब करप्शन यकीनी भूल तौर गए पे हैं। इसमें अच्छा, कोई- मैं छोटी सी एक ब्रेक ले लूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि अब चूंकि करप्शन का नैरेटिव है, बयानिया है, तो खाका क्या बनने जा रहा है। हुकूमत चाहती है मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो अगर क्या वो वाकई आ रहे हैं और क्या हुकूमत वाकई उनको ला रही है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन हो या ना हो, जो पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल है, अपोजिशन क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब जाहिर है कि मियाँ साहब की वापसी की इत्तलात हैं, और उससे पहले हुकूमत ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए, जो कि ज़ामिन थे मियाँ साहब को बाहर भेजने, उनके वापस आने के। तो अब क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, मियाँ साहब वाकई आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, जरूर कार्रवाई करे। हुकूमत ने इससे पहले राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन डाल के भी कार्रवाई किया। हुकूमत से कोई चीज मावरा नहीं। इसी तरह बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पहले भी 1 साल इन्होंने फांसी की काल कोठरी के अंदर रखा था, कैद तन्हाई में रखा था। मिफ्ता इस्माइल को रखा था, ख्वाजा साद रफीक को रखा था, ख्वाजा सलमान रफीक को रखा था, ख्वाजा आसिफ साहब को रखा था, एहसन इकबाल साहब को रखा था। तो दोबारा कर लें कार्रवाई। ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, दोबारा कर लीजिए। लेकिन क्यों ना कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाए जिसने तोशा खाने से तोहफे लिए हैं। आप तो इतनी बड़ी बात करते हैं कि अगर चोरी नहीं दी तो तलाशी दे दो। आप हमें कहा करते थे ना कि चोरी नहीं की भाई तो तलाशी दे दो। तो आज हम भी वही कह रहे हैं, कौम भी इमरान खान साहब की तरफ से देख के ये कह रही है कि भाई चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो। तो किस वजह से आप ये छुपाते हैं कि ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है, कि आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये स्टेट सीक्रेट है, कि हम ये नहीं बताएंगे कि हुकूमत के किसी रुकन ने या वजीर आजम ने या किसी खानदान के मेंबर ने तोशा खाने से कोई तोहफा लिया है या नहीं लिया है। इसका जवाब या हाँ है या ना है। आप मत बताइए कि किस मुल्क से लिया, अगर वो स्टेट सीक्रेट है। आप ये बताइए आपने लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो किस कीमत पे लिया है। और अगर कीमत पे लेने से के ऊपर आपको कोई इतराज नहीं है तो फिर पुरानों पे आप लेकिन क्यों प्राइम तोशा मिनिस्टर खाने के से ऊपर तोहफे करप्शन लेने? के चार्जेस तो नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये तो आप ये तस्लीम तोशा करें। खाने का क्या है जी, बताइए। आप बता दीजिए, अगर आप तोशा खाने से, पुराने तोशा खाने से तोहफे जिन वज़राए आज़म ने लिया, आपने कहा वो चोर है। तो अगर इस दौरानिये में किसी वजीर आजम ने तोशा खाने से तोहफे लिए हैं तो वो क्या हैं, सर बताइए। वो तो आप दोस्त बताइए, ममालिक फिर का आगे। वो कह रहे हैं ना, दोस्त ममालिक नाराज होंगे अगर तफसीलात जो है वो शेयर की तो जाएंगी। उनका नाम मत दीजिए ना, उनका नाम मत दीजिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर पुराना वजीर आजम तोशा खाने से कुछ खरीदे तो वो चोर है, अगर नया वजीर आजम कुछ खरीदे तो वो क्या है, आप खुद बता दीजिए। सही। अगर ये करप्शन नहीं तो वो भी करप्शन नहीं है। अच्छा, चलें इसको छोड़ दें। हाँ, अभी पिछले दिनों 18 तारीख को स्टेट बैंक ने 110 अरब रुपए लेने के लिए बैंकों को कहा टेंडर कर दें 18 नवंबर को। वो टेंडर आया, बैंकों ने कहा कि हम सरकार को, रियासत को 10.2% सूद के ऊपर पैसे देने के लिए 110 अरब तैयार है। अच्छा, अगले दिन उसको रोक दिया गया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। टेंडर कैंसिल करने के बाद शराय सूद स्टेट बैंक ने बढ़ाई, और 1 दिसंबर को, यानी 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद 11.5% सूद के ऊपर रकम जो है बैंकों से ले ली गई। ये 10.2% जिस पे बैंक दे रहे थे, ठीक है। और
उसको कैंसिल करने के बाद 11.5% जिस पे रकम ली गई है सर चोरी मियां साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं, मैं ताकि कुंडी साहब से आप ये पूछूं। चोरी का नहीं, आप चाहती हैं कि इस पे ना बात की जाए? ये जो चोरी हुई 110 अरब रुपए के अंदर, आपने मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गई बात। आप कह रहे हैं एक तो वो चोरी हुई है, दूसरा आप जी मियां तोशाखाना का साहब, बात जी कर रहे हैं ना, ठीक है। तोशाखाने की मैंने तफसीलात। अभी हाँ। तो मैंने जी मैडम 22 अरब रुपए की EOBI की चोरी का जिक्र नहीं किया, 44 अरब रुपए की NICL की चोरी का जिक्र नहीं किया, मिनरल्स एंड मेटल्स के केस का जिक्र नहीं किया, एहतसाब कमीशन जो खैबर पख्तूनख्वा का था जिसमें जनरल साहब जो इमरान खान के लगाए हुए थे, उन्होंने जिन 5 वुज़रा की निशानदेही की कि कड़ियां हथकड़ी की शक्ल में इन तक पहुंचती हैं, उनका जिक्र नहीं किया। अभी तो मैंने ना BRT का जिक्र किया, किसी चीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन छोड़ दें इस बात को, ठीक। इस पे किसी दिन और प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक। मियां साहब जरूर वापस आएंगे जी। मियां साहब आप इलेक्शन आज अनाउंस करें, आप देखें मियां साहब कैसे आते हैं। अच्छा, अब ये क्या मसला? 23 मार्च की भी डेट आई है कि 23 मार्च को कुंडी साहब अगर कोई 23 डेट मार्च नहीं है, नहीं इंशाल्लाह डेट। जब अच्छा। से जब इलेक्शन यहाँ पे इस मुल्क में होगा मियां साहब आएंगे, इंशाल्लाह खुद उसको लीड करेंगे। मियां साहब के आना हुकूमत कहती है लाना है, और उस दौरान तो ले अपोजिशन आए, के तो ले आए, ले बिल्कुल। आए। तो अपोजिशन कहती है कि हमारे राब्ते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। क्या कोई सीरियस सुन रहे थे ना कि मुलाकातें पीपल्स पार्टी की भी हो रही हैं, लीडरशिप की, कोई सीरियस एफर्ट भी नजर आती है, या आवाम कहें कि बस अपोजिशन भी डकॉस ले रही? बड़ी साफ साफ और बड़ी सीरियस और बड़ी ट्रांसपेरेंट एफर्ट है। वो ये है कि इस वक्त ऑपोजिशन बिलखुसूस PMLN ये कह रही है कि आप लाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है करें, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। लेकिन यही PMLN पहले कह रही थी कि हमने नो कॉन्फिडेंस नहीं करनी। जी देखिए ना, नो कॉन्फिडेंस करनी सिर्फ उस सूरत में अगर नए इलेक्शन हो जिनमें धांधली ना हो, जिसमें कोई असर और रसूख ना इस्तेमाल किया जाए। अगर भानुमती का कुंबा जोड़ना है कि 3 PMLN के ले लेते हैं, 2 पीपल्स पार्टी से ले लेते हैं, Q लीग से 1 ले लेते हैं, तो हमारी तरफ से सलाम। कुंडी साहब, क्योंकि जिस तरह की मुश्किलात का शिकार डॉक्टर साहब जरा कुंडी साहब से सुन ले, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, खुफिया मुलाकातें? देखिए कोई खुफिया मुलाकातें नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की मुलाकातें, कोलीग्स हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इनका ताल्लुक PMLN से है, मेरा पीपल्स पार्टी से। हम बैठते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। बाकी जो पार्लियामेंट में जब हम बैठते हैं, इन हाउस हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलते हैं, और हमारा एक अच्छा लेजोन है। जहाँ तक बातचीत की बात है, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि हम आपस में बैठते हैं, और जब पॉलिटिशियंस बैठते हैं तो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल मुसद्दिक मलिक साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के, जो एक जमहूरी तरीका है। सर अब ये तो कंसल्टेशन हो जानी चाहिए थी ना, अभी सिर्फ मशवरा तो नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि बात अभी पहले तो हमारे जो दोस्त थे PMLN के जो है वो इस पे एग्री नहीं कर रहे थे, और मुसद्दिक मलिक साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी मुझे ताना दिया कि आप 7 मेंबर्स वाले कैसे, अभी भी वो ताना कायम है। हाँ, ताना कायम। जब एक मेंबर पे जमाली साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, और काफ लीग के अगर गालिबन 6-7 मेंबर्स पे वो स्पीकर बन सकते हैं, तो एक वोट भी बड़ा मैटर करता है। आप एक वोट पे भी हार जीत हो सकती है। तो ये चीज़ इस पे नहीं होता कि आपके साथ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती ना, उनको PMLN की जरूरत है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो कामयाब होगी, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ। ये तो देखें, पहले आप ISPR से पता करें कि शेख रशीद उनके नए स्पोक्समैन हैं, तो फिर तो हमें पता है कि वो वाकई हम उसकी बात मान लेते हैं। ठीक। और अगर नहीं है तो फिर एक सियासी बातचीत, और ये कोई भी पता नहीं है किस वक्त भी शेख रशीद और फवाद चौधरी टाइप लोग किसी वक्त छलांग ला के दूसरी किश्ते में बैठेंगे और तो बोलेंगे। लेकिन बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट से ऐसे सच कोई हमारे पीपल्स पार्टी कम से कम रब्ते नहीं है। पीपल्स पार्टी के कोई राब्ते नहीं है। और PMLN के वो तो मुसद्दिक मलिक साहब बता सकते हैं। मलिक मैं तो साहब स्पोक्समैन नहीं हूँ PMLN का। PMLN के और एक जवाब में दे जाऊँ, जो हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात है, वो तो देखें मुस्लिम लीग और मियां साहब ने डिसाइड करना है कि वो कब आते हैं। जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि आज इलेक्शन 9 सोचे मियां साहब आ जाएंगे। जहाँ तक लाने की बात है, तो लाने के लिए फिर ये पहले जुरत करें, जिस पे आर्टिकल 6 लगे उसको ले आएं। वो मियां साहब से नज़दीक बैठे हुए हैं दुबई में। फिर आप जो है उसको ले आएं, MKM के जो लीडर हैं जिसका आप लोग नाम नहीं लेना चाहते, उसको इस मुल्क में ले आएं, जिन्होंने इस मियां साहब से ज़्यादा शायद जो है यहाँ पर मतलब है कि तबाही की इस मुल्क के साथ। ठीक है, उनको लेके आए, जुरत करें ना। अब ये लालचंद साहब, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल। लालचंद साहब मेरे भाई हैं, यानी क्या करें, उनसे पूछें जो सुबह शाम जो है वो टीवी पे बैठे होते हैं, उनसे पूछें उनमें इतनी जुरत है। फवाद चौधरी साहब से या शेख रशीद साहब से, जो भी इनके तर्जुमान। नहीं, लालचंद साहब भी बता सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ। देखिए, कुछ तोशाखाना की इन्होंने बात की, मैं उनका रिप्लाई करना चाहूँगा। देखें, ये उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान पैसे ले आए और यहाँ आके इन्वेस्ट किए, यहाँ के घर बनाया, और उन्हें बाकी जो अपनी जायदाद बेच के उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? वो लगा रहा है जो यहाँ से सब कुछ लूट मार करके बाहर ले गए। अब आते हैं नवाज शरीफ की वापसी पे।
देखिए, नवाज शरीफ माशाल्लाह बहुत सेहतमंद नज़र आते हैं, टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो इनसे खिताब कर रहे हैं। तो सवाल तो ये बनता है कि आप कोर्ट से झूठ बोल के गए या सच बोल के गए। जब आप सेहतमंद हैं तो आप पे इखलाकी जिम्मेवारी होती है कि बजाय जो आप ब्लैकमेल करें कि मैं आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आप पहला टिकट ले जहाज का और आए और पाकिस्तान की आवाम लेकिन वो को तो और कोर्टों अदालत को ने फेस उनको करें। जाने दिया और हुकूमत की ठीक है, मैं- रजामंदी से जाने दिया। ठीक है, गए ना, अब सेहतमंद है ना वो। इनके मैं नहीं कह रहा, मैं आज आया सादिक साहब को मैंने असेंबली में देखा तो मुझे थोड़ी हैरत हुई, मैंने सोचा शायद चले गए होंगे लेने, लेकिन वो असेंबली में बैठे हुए थे। तो जब वो सेहतमंद हैं, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, तो उन पे इखलाकी जिम्मेवारी होती है कि वो आए, पाकिस्तानी कोर्टों को फेस करें और पाकिस्तान की आवाम को फेस करें। वरना आप लेके आएंगे इंशाल्लाह। और जन्म शरफ को हमारी भी लाएंगे। कोशिश ये देखिए, जनरल ये हमें बता रहे हैं, अब हमें कौन कह रहा है जिन्होंने सैल्यूट मार के उनको रवाना किया, अब वो हमें कह रहे हैं आप ले आओ, वो उसकी कीमत हम चुका रहे हैं ना, फेंकेंगे, सलूट पकड़ के मार आप उनको आओ, सीधे जेल हम में भेजते तो भगाएंगे, शायद बात पकड़ के हो आओ, जेल तोड़ के हम निकालेंगे, पकड़ के आप आओ। सही ये बात। तो कोई बात नहीं हुई ना, आप सलाम करके भेजें और हम लेके आए। हाँ, हाँ। अब आ जाए इनके अदम एतमाद बात पे। नहीं करें। असल में अदम एतमाद ये हम पे तो छोड़ें, ये दोनों एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। इनका खुद का एक दूसरे पे एतमाद नहीं है तो हम पे क्या अदम एतमाद अच्छा करेंगे अच्छा ये? अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे मैं जाऊँ। ये कह रहा हूँ कि आदम एतमाद वो तो हम एक दूसरे पे हैं, दूसरी मुख्तलिफ पार्टी है ना, हमारा मुख्तलिफ मैनिफेस्टो है। हाँ। आप अपने पार्लियामेंटेरियन को संभालें जो खुद कह रहे हैं कि अब महंगाई, बेरोजगारी हम लोगों में कितने जा नहीं सकते। पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके जो कि वोट नहीं कर सकते? वैसे अब तो नहीं, सब पहले आप करेंगे। पिछली शर्त भी हारी, उस वक्त आपने मुझे नहीं दिया, अब मैं हाँ, कोई हाँ। आपके साथ सही- वो बताने को अच्छा, तैयार नहीं। ठीक है। ठीक नहीं, लेकिन सही इनके बात है, मैं अपने वैसे पार्लियामेंटेरियंस हारी कह रहे हूँ। हैं, शर्त तो नहीं थी, मतलब- बातचीत थी कि लेकिन मतलब वो जो जो है- मैं कह रही थी वो गलत हुआ, जो ये कहते वो और सही हुआ। मैंने ये कह रहा हूँ कि इनके अभी बता आज दें, लगा ले, फिर जीत अभी बता जाएंगे दें हम। आज का। आज लगा ले, जीत इनके जाएंगे। अपने पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि हम आवाम में नहीं जा सकते पीटीआई के निशान पे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर होगा क्या, मंजरनामा क्या है? अब हुकूमत बहरहाल हुकूमत में है, उसको ये बरतरफ पोजीशन मिलके भी नहीं कर सकती, भले जितने मर्जी वोट ले लिए हैं, जितने मर्जी उनके लोग उनकी सपोर्ट में हुकूमती अरकान से, तो बनेगा क्या, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि बात हो रही है, आप लोगों के राब्ते हैं अपोजिशन के, पिछले दिनों ज़्यादा तल्खियाँ हो गई थी PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में, अब थोड़ी सी ज़्यादा लग रहा है कि दोबारा से मफाहमत हो रही है दोनों जमातों की। सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब से भी, मौलाना साहब से भी रब्ता जरदाई साहब का है। तो क्या अगर अपोजिशन लड़ती रहेगी और कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगी मिलके, तो अवाम क्या आपसे मायूस नहीं होंगे? देखिए, इस वक्त बड़ी बात जो है वो ये हो रही है कि आप देखिए कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है हुकूमत ने, जिसका मुसवदा किसी के पास नहीं, ना आपके पास है ना मेरे पास है, बहरहाल हमें ये बताया गया, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि ये असल में मुआशी पॉलिसी है जिसको अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहा जा रहा है। तो आप सोचिए कि हुकूमत कर क्या रही है। हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि मुआशी फेलियर जो है वो भी सिक्योरिटी के दामन पे जाके लग जाए, यानी जो जिम्मेदारी मुआशी फेलियर की है वो सिर्फ हुकूमत की ना रहे, वो मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं या सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसके जिम्मे लग जाए। क्यों लग जाए भाई? ये काम तो आपका था, ये काम कहाँ से आ गया सिक्योरिटी के इदारों का? आप सिक्योरिटी के लेकिन सिक्योरिटी के इदारे तो ओन अपने? कर रहे हैं ना सर। कल आप देखें ना, स्टेटमेंट तो आई है, एलामिया तो आया, मुआशी पॉलिसी का एक पूरी सिक्योरिटी पैराडाइम शिफ्ट आया पाकिस्तान की पॉलिसी में, देखिए कि वो मगर इंडिया paradigm सेंट्रिक shift नहीं वो रही, आपके अब वो सामने- मईशत सेंट्रिक हो गई है, इकोनॉमी तो सेंट्रिक सामने हो आ गई है। जाएगी, हाँ। वो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी जो है वो क्या वो इदारे उठाएंगे जिनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है? यानी हमारे दिफाई इदारों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के फेलियर से क्या ताल्लुक है? और अगर है तो हमें बताएं। हुकूमत एक सिविलियन हुकूमत मुआशी पॉलिसी बनाती है, लोगों का जनाजा निकाल देती है, आखिर में जब 3 साल में मुकम्मल जनाजा निकल जाता है और कलमा शहादत के नारे बुलंद होने शुरू होते हैं तो वो कहते हैं मुआशी पॉलिसी नहीं थी, ये तो सिक्योरिटी की पॉलिसी थी। कमाल है भाई, अगर है तो होगी फिर। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हुकूमत की कोशिश इस वक्त क्या है, ये बोझ ना हुकूमत उठा सकती है ना ऑपोजिशन उठा सकती है, ठीक। जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि ये जो नया बजट है, ये मईशत की जो पॉलिसी है, ये सांप के मुंह में छछूंदर है, ये दोनों तरफ से मरेंगे। बुनियादी नुक्ता ये है कि कोई भी हुकूमत जिसमें गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना ना खिला सके, अपने माँ बाप की दवा ना ला सके, बिजली का बिल ना दे सके, अपने बच्चों को स्कूल ना भेज सके,
बेहतर स्कूलों से निकाल के गंदे स्कूलों में डालना पड़ जाए, वो जनाजा होती है। बिल्कुल। और इस जनाजा हर दो जो इस सूरतों वक्त चलता है, में, बिल्कुल हर दो सूरतों में मैं आखिरी बात कर दूं। जी, ये आप जरूर कह रही हैं कि ऑपोजिशन को सब कुछ करना चाहिए। आपने पहले 3-4 वोट होते देखे हैं जिसमें किस तरह वोट होते हैं, किस तरह बिल मंजूर होते हैं, वो सब आपके सामने। लेकिन इस मर्तबा ये बोझ जो हुकूमत की हलीफ जमाते हैं उनको अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा। ये जब बिल पास करवाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन कैसे लड़ने जाएंगे? तो ये अपना जनाजा अपने लिए कलमा शहादत खुद पढ़ रहे हैं। यही फिर अपोजिशन चाहती होगी ना, कि बिल्कुल सही बात है, ये कुंडी साहब यही अपोजिशन चाहती है। हम चाहते हैं कि या तो ये अवाम के दुख दर्द का मुदावा करें, ठीक, और अगर नहीं कर सकते तो फेयर इलेक्शन करवाएं। और सिलेक्शन के जरिए जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो चुका है। कुंडी साहब, क्या आपको लगता है फिर क्या करेंगे आप लोग, या नजर क्या आ रहा है कि होगा क्या? क्योंकि हर दो सूरतों के अंदर अपोजिशन कहती है कि अपोजिशन हुकूमत का नुकसान है, लेकिन अपोजिशन का क्या फ़ायदा होगा, ये क्या कौन फैसला करेगा? देखें, फवाद चौधरी की बात से तो मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है, जो अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया, कि वो जो हमारी मईशत है वो भी जो है हमारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करना चाहते हैं, फ़ौज के हवाले करना है कि मईशत भी आप चलाएं। सब चीज़ उन्होंने चलानी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है, जिन पे लोगों का एतमाद इस पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या करना है। कि अगर आप कहें कि ये भी मतलब है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी वो चलाएं, उन्होंने ऑलरेडी जो है मुल्क की सिक्योरिटी और जो चीज़ें हैं, और दोबारा जिस तरीके से थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है फॉर्मर फाटा के इलाके में, वो सबके सामने वो चीज़ें संभालेंगे कि आपकी मईशत। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर भी तो ये चीज़ें जो है मतलब, लेकिन कुंडी साहब अब आप मुझे ये बताएं कि फिर नंबर आपकी हुकूमत पूरा कर ले, देखिए बजट तो इत्तेहादी जमातें बड़ी सोच में हैं, वो बहुत सोच में हैं, इलेक्शन ईयर सर आज उन्होंने कह दिया काफ लीग ने हम साथ हैं खड़े। देखिए उन्होंने जो है उनकी भी शराइत है ना, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में जो इनसे कोटा मांगा है वो कोटा इनको देना पड़ेगा। मैंने सेनेट के इलेक्शन में आपको कहा था कि मुंसिल वजीर बनेगा हर सूरत में, और वो बन गया। ठीक है, अब जो उनका कोटा है, जो बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने मांगा है और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन अपनी दी है, वो पीटीआई को देनी पड़ेगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं पीटीआई अनपॉपुलर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको कोटा उनको देना वो तो काफ से लड़ेंगे ना, पीटीआई से तो नहीं लड़ेंगे। चौधरी साहबान तो काफ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो कोई उससे पीटीआई के निशान सीट एडजस्टमेंट होगी, वो नहीं, उनके मुकाबले में वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे वो अपने। देखिए दूसरी बात ये, देखिए चौधरी साहबान ने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया, उन्होंने हमेशा जो है वो फायदे का सौदा किया। दूसरी जो जमातें अगर वो कह रहे हैं, अगर उनके साथ हैं और ये खुदा न खास्ते चीज़ पास होती है, फिर जब ये अवाम में जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी तक अवाम में नहीं गए, बल्दियाती इलेक्शन में जब ये जाएंगे, हम तो कोशिश करेंगे ना हो, लेकिन जब ये बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में इनके इत्तेहादी जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। अब ये तो लालचंद साहब है कि महंगाई में इजाफा होगा, हुकूमत 100 कहे कि इतने कर्जों में आपने इजाफा किया, अपोजिशन ने इजाफा किया, भरना तो आपको ही पड़ेगा। तैयार हैं आप अवाम में जाने के लिए? देखिए, पहले मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई और उसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अप्रूव की है और फिर कैबिनेट ने भी अप्रूव की, मैं उससे बात करना चाहूँगा। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इसमें अपोजिशन को सीरियसनेस दिखाना चाहिए, बजाय ये कि सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स पे आके अपने सरमन्स दें। जो कुछ सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसमें इनको इनवाइट किया गया था ये डिस्कशंस करने के लिए, इन्होंने उसमें आने से इनकार किया और डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन को जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका मसौदा शेयर कर दिया गया था, उन्होंने अपना इनपुट नहीं दिया। ये जो कल मंजूर हुई है इसका उन्होंने इनपुट के लिए कहा था, लेकिन उनको बुला ही लेते, नहीं आए ना, नहीं। अच्छा, वो तरदीद कर रहे हैं मुसद्दिक साहब के नहीं मिला हमें कोई बात सुने ना, करने दें उनको, उन्होंने तरदीद करनी है ना, वो नहीं गए। सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसमें वो नहीं गए ना, ये तो ऐलान सर वो तो डॉक्टर मोहित यूसुफ ने देनी थी, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी नहीं आ रहे थे। सुने मेरी बात, वो ना आए, अपोजिशन तो अपना रोल प्ले करे ना, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद ये कोई एक दिन में नहीं बनी, इसमें 600 से ज्यादा थिंक टैंक्स से और एकेडमिशियन से, सिविल पार्लियामेंट से बड़ा थिंक टैंक कौन होगा? थिंक टैंक सबसे बड़ा तो उसमें डिस्कशन होगी। मैं कह रहा हूँ कि आज भी, अच्छा एक मिनट सुन लेना, देखिए अगर ये नहीं आएंगे तो पाकिस्तान रुकेगा तो नहीं, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हर सूरत में बढ़ेगा। लेकिन कल जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की सर, उसमें बुला लेते लीडर ऑफ द अपोजिशन को और चेयरमैन पीपल्स पार्टी। हर जगह अपना उनका फोरम होता है, हर कोई अपने फोरम पे कंट्रीब्यूट करे, बजाय प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जल्दी क्या है। फोरम पे पार्लियामेंट है, वहां पे आपने नहीं पेश की। एग्जैक्टली, देखिए अब अपोजिशन उसको टेकअप करे। हम भी ओपन माइंडेड हैं कि अगर उसमें ये कुछ चाह रहे हैं, देखें बजाय इसके कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, उसमें वो कह क्या रहे हैं
कि ये फर्स्ट टाइम हम सिटीजन सेंट्रिक होने जा रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि बम गोला और बारूदी जो है अब ये भी centric होगा। पीटीआई ने This is किया, कोई citizen- और करता तो गद्दार के ताने मिलते हैं उनको कि ये नहीं, इन्होंने बेच गद्दारी जो दिया, सब करेगा कुछ वो कर होगा दिया। ना कि खामखा उसमें देखिए यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे, अब वो भी तो क्या कह रहे हैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, हाँ, उन्होंने कहा न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रोग्राम में, तो वो भी तो सर्टिफिकेट लेकिन ये बांटने में खदशात कमी तो तो सर नहीं कर आपके रहे ना। मौशी माहिरीन भी वो कह रहे हैं, ये तो वो आपके मौशी माहिरीन भी कह कोई रहे नहीं, हैं। देखेंगे अब आप आने दें, अमेंडमेंट्स आने दें, स्टेट बैंक का बिल आने दें, उसके बाद आप देखें इट विल बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और आप देखेंगी ये 3-4 महीनों में जो इंटरनेशनली एक चेंज आएगी और कोविड की वजह से जो महंगाई बढ़ी थी उसमें आस्ते आस्ते से कमी आएगी एंड पीटीआई अपना रास्ता बनाएगी और इनकी यही सूरत हाल रहेगी दोनों पार्टीज की जो केपीके में हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वज़ीर दाखिला भी ये कह रहे हैं, लालचंद साहब को भी यकीन है कि अगले साल में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई ख़त्म हो जाए अल्लाह करे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो आवाम की पॉलिसीज़ हैं वो आवाम के लिए बनाई जाएँ तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। उस तरह के कोई हालात हैं या नहीं, या पीटीआई जो है वो इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के वक्त आवाम में जाने के लिए तैयार होना शुरू करना चाहती है? क्या ये बहुत देर नहीं हो जाएगी? बहरहाल देखते हैं कि अगले चंद दिनों चंद महीनों में क्या होता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।